हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा's एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अबाउट सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कोशिका आखिर में होती क्या है, यानी कि सेल होता क्या है। अब हमने जब पढ़ा था कि जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु और जो ओवम होता है यानी कि डिम, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, युग्मनज जिसको हमने बोला था, जाइगोट बना देते हैं ये। तो ये एक ही सेल था, पहले तो एक ही सेल था, पर हम अपने आप को अगर नोटिस करें तो हम तो ग्रो करते रहते हैं। तो मतलब ये बाहर से तो सेल नहीं आ रहे ना, वो जो एग्जिस्टिंग एक सेल बना है उसी से अगले सारी बॉडी बनेगी, वो एक बेबी बन के आएगा। पर ये सेल क्या करता है ऐसा कि इससे एक पूरा का पूरा बेबी फॉर्म हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज वाले चैप्टर में, दैट इज सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री एंड मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री। सबसे पहले तो हम एक छोटी सी चीज़ समझेंगे यहाँ पे। मेरे को एक खाली स्क्रीन उठाने दो। चलो अब देखो, जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम में ना दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल यानी कि दैहिक सेल, दैहिक कोशिका। ठीक है, सोमैटिक सेल। और दूसरे जो सेल रहते हैं वो रहते हैं आपके जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल यानी कि जो प्रजनन वाले पार्ट्स होते हैं उनके सेल्स। कैसे याद रखोगे? जर्म सेल में सिर्फ आपने दो सेल याद रखने हैं, दो कोशिकाएं याद रखनी है। एक होता है आपका शुक्राणु यानी कि स्पर्म, एंड एक होता है ओवम यानी कि डिम्ब। डिम्ब भी बोल देते हैं, अंडा भी इसी को बोलते हैं, स्पर्म को शुक्राणु बोल देते हो आप। ठीक है जी। तो जर्म सेल जो होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं आपके। एक होता है फीमेल्स के केस में ओवम, फीमेल के लिए ये वाला साइन होता है। ठीक है, एंड स्पर्म होते हैं मेल में। पेट्रियार्की है ना, तो एरो ऊपर की तरफ को दिखेगा आपको। तो ये आ गया आपका स्पर्म, ये है ओवम। सिर्फ जर्म सेल ये दो ही होते हैं जो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में पार्टिसिपेशन करते हैं। एंड फिर ये सोमैटिक सेल क्या होता है? पूरी ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट जेनाइटल को छोड़ दो, जो प्रजनन में हिस्सा लेते हैं उनको छोड़ दो, बाकी आंख के सेल उठा लो, कान के सेल उठा लो, अपनी गर्दन के सेल उठा लो, बाजुओं के सेल उठा लो, पेट के सेल उठा लो, लीवर के सेल उठा लो, जो मर्जी सेल उठा लो, वो सारे सेल कौन से हैं? वो होते हैं आपके सोमैटिक सेल। यानी कि ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट आपके जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स रह गए वो क्या हैं आपके? दैट इज सोमैटिक सेल। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि जिनको हमने क्या बोला था? गुणसूत्र। गुणसूत्र। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनका नंबर वेरी करता है। कैसे? एक सोमैटिक सेल में देखेंगे और दूसरा देखेंगे जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल होता है उनमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 46। मतलब जितने भी आपके स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के जो भी सेल हैं आपकी बॉडी के, उनमें क्रोमोसोम का नंबर रहता है 46। और जर्म सेल्स का कितना होता है? यानी कि स्पर्म और ओवम की अगर बात करूं तो इनका नंबर रहता है 23। मतलब कहीं ना कहीं 46 से ये हाफ हो जाते हैं और बचते हैं 23। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी बोला मैंने, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो आप बोलोगे 23 पेयर्स। पर वहीं पे अगर आपसे पूछा गया हो कि कितने नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो आप बोलोगे 46 क्रोमोसोम्स। पेयर वही हो गया ना, एक पेयर में कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें आती हैं। तो अगर नंबर पूछा होगा तो 46, एंड अगर पेयर पूछे होंगे तो 23। पर अगर पूछा होगा स्पेसिफिक कि जर्म सेल्स जो होती हैं यानी कि स्पर्म एंड ओवम, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इनमें नंबर होता है 23। 46 का हाफ हो जाता है और कितना बचता है? दैट इज 23 क्रोमोसोम के नंबर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक बार इनको दोबारा से शॉर्टकट में टेबल में बना लो। लो, दो तरह के सेल हमने देखे। एक देखे सोमैटिक सेल, सोमैटिक को ही हम क्या कहते हैं? दैहिक। एंड दूसरे जो सेल्स देखे वो देखे हमने जर्म सेल। ठीक है, यानी कि जो प्रजनन में पार्टिसिपेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं। आपके सोमैटिक सेल में हमने क्या देखा कि सारे के सारे बॉडी सेल्स, जितने भी आपकी पूरी बॉडी की कोशिकाएं हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें। सिर्फ दो नहीं आती। कौन कौन सी? मेल्स के केस में स्पर्म नहीं आती, एंड फीमेल्स के केस में डिम्ब नहीं आता यानी कि ओवम नहीं आता। वहीं पे जर्म सेल में देखें तो इसमें सिर्फ आते ही क्या है? एक तो आता है आपका ओवम यानी कि डिम्ब, और दूसरा आता है स्पर्म।
बस ये 2 ही आते हैं। फिर हमने बोला कि सोमेटिक सेल की अगर क्रोमोसोम के नंबर की बात करी जाएगी तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स मिल जाएंगे आपको। वहीं पे अगर जर्म सेल्स की बात करी जाएगी तो यहाँ पे कितने आते हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, आधा हो जाता है नंबर। अब 23 को तो आप पेयर में नहीं लिख सकते ना, तो 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये जो 46 वाली कंडीशन होती है इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, और ये जो 23 वाली कंडीशन बोलते हैं इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। 46 एंड 23, डिप्लॉइड का फॉर्मूला रहता है 2n एंड हैप्लॉइड का रहता है 1n। यानी कि अगर हैप्लॉइड हैप जब भी लग जाएगा इसका मतलब होता है 1। तो अगर यहाँ पे टोटल 23 क्रोमोसोम है तो 1 इंटू 23 करोगे आप 23 आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी n की जगह अगर 23 ऐड करोगे तो 23 से मल्टीप्लाई कर लो, वो 46 आ जाएगा। अब ये 1n और 2n ही क्यों लिया, क्योंकि बाकी भी तो ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपका मटर होता है ना, मटर पनीर आप जो खाते हो, उसके जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसका क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 7, वैसे टोटल होते हैं 14। तो मतलब 7 वाली कंडीशन बनेगी हैप्लॉइड एंड 14 वाली बन जाएगी डिप्लॉइड। अब ये क्यों होता है, सोमेटिक सेल में 46 होते हैं, बाकी जर्म सेल्स होते हैं उनके केस में 23 ही होते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो वो रीज़न समझने की ट्राई करते हैं। अब देखो पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स में एक तरफ तो आ जाएंगी मदर और दूसरी तरफ आ जाएंगे फादर। अब देखो जो मदर है ना उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, वैसे ही फादर है उनके अंदर भी क्या है 46 क्रोमोसोम्स है। एक प्रोसेस होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं मियोसिस, यानी कि अर्ध सूत्री। तो ये जब मियोसिस होती है तो ये 46 से कितने बचेंगे, अब ये बचेंगे 23, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है डिम्ब की, ओवम की। वैसे जब फादर से 46 जाएंगे आगे तो यहाँ पे भी मियोसिस हो जाएगी, यानी कि अर्धसूत्री हो जाएगी, और यहाँ से भी कितने बचेंगे अपने पास, दैट इज 23, यानी कि स्पर्म में भी कितने हैं 23। और जब ये दोनों आपस में आके मिलेंगे तो एक नया जो जनरेशन है वो निकल के आएगी। तो 23 को ऐड कर लो, 23 में कितने निकल के आगे 46, यानी कि जो युग्मनज है या फिर जिसको आप जाइगोट भी बोलते हो, जाइगोट के अंदर कितने मिलेंगे आपको 46। तो जो ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम हैं उनके नंबर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़े या घटे ना, इस वजह से यहाँ पे मियोसिस हो जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है। ठीक है, तो नेचर ने ये चीज़ पहले ही बैलेंस करके दी हुई है, प्रकृति ने ये चीज़ पहले ही बैलेंस करके दे रखी है। ठीक है, अब सोचो अगर यहाँ से 46 जाया करते, फादर साहब से भी 46 जाया करते, तो अगली जनरेशन में कितने हो जाते, 4 4 8 1 9 92। तो 92 अगली जनरेशन को मिले, फिर वैसे ही ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ से दोबारा मान लो 46 मिले, इधर 92, तो क्रोमोसोम का नंबर तो इंक्रीज ही करता जाएगा। और यहाँ पे बोलते हैं अगर ट्रिपल एक्स वाली कंडीशन आ जाए, एक भी क्रोमोसोम 46 की जगह इंसान को 47 मिल जाए तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। 46 की जगह पे कम मिल जाए, 44 मिल जाए, वो बीमार रहता है, मर जाता है जल्दी। तो मतलब 46 ही जाने चाहिए। उसी वजह से नेचर ने क्या किया, जो चीज़ें अगली जनरेशन को बनाएंगी उनका नंबर पहले ही क्या करवा दिया, हाफ करवा दिया, ताकि आगे जब जाएं तो टोटल कितने हो जाएं 46। ठीक है, तो ये बेस था। नाउ सेल साइकिल, यानी कि आपके कोशिका का चक्र, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज़ें समझेंगे। कोशिका चक्कर की अगर बात करें तो ये फाइंड आउट किसने करी थी, तो वॉल्टर फ्लेमिंग थे एक, उन्होंने फाइंड आउट करा था कि एक कोशिका का चक्कर भी चलता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके। अब वही बात आ गई कि हम बने तो एक सेल थे जब प्रेगनेंसी डिक्लेयर हुई थी मदर की, पर वो वूम बाहर भी तो आता गया, जो गर्भ था मदर का वो बाहर भी तो निकल रहा था। तो इसका मतलब सेल बड़ा थोड़ी हो रहा है, एक ही सेल थोड़ी बड़ा हो रहा है, तब तो हम बैक्टीरिया हुए। हमारा सेल डिवाइड करता है, एक से बनेंगे 2, फिर इन फर्दर 2 से निकलेंगे 2 2 2 2, इसी तरह से इससे भी 2 2, और जब इतने सारे सेल्स हम बन जाएंगे मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुकोशिका वाले, बहुकोशिका। अब ये सेल क्या करेंगे, अपना अपना काम डिवाइड कर लेंगे। एक सेल बोल देगा मैं लीवर बन जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा टिश्यू बनाऊंगा जो लीवर के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बोलेगा मैं ना स्टमक के टिश्यू बनाना शुरू करता हूँ, कोई स्टमक बन जाएगा। तो सब अपना क्या करेंगे, काम जो है वो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी यहाँ पे। अब
ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसी है टू डिवाइड, हमारा जो सेल होता है, सॉरी हमारे अंदर नहीं है, हमारे सेल के अंदर है टेंडेंसी टू डिवाइड, यानी कि विभाजित होने की। एंड एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं यानी कि बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में आपके डिवीजन और साथ में मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम ही मीनिंग रहता है। मैथ्स में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट इन दोनों केसेस में सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो कंपोनेंट होते हैं सेल के, वो दो सेल्स में जब डिवाइड होते हैं उनको बोल देते हैं डॉटर सेल। इसमें कुछ नहीं हुआ, ये था आपका एक सेल, जब ये दो सेल्स में डिवाइड हुआ, ये दो सेल निकल के आए, तो इनको बोल देते हैं डॉटर सेल, दो लड़कियां पैदा होगी सॉर्ट ऑफ। सन सेल नाम की चीज़ नहीं होती, टर्म ही डॉटर सेल दी गई है। उसके बाद ये जो सेल बार बार डिवाइड करेगा, बड़ा होगा, डिवाइड करेगा, बड़ा होगा, इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कोशिका का चक्र। जो सेल होते हैं वो पहले ग्रो करते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं। पहले ग्रो करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे, ग्रो करेंगे, फिर से डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, और दो डॉटर सेल्स बनाते चलेंगे, बनाते चलेंगे। ये दो दो के चक्कर में देखो आज हम कितने बड़े हो रखे हैं। एंड जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए भी रेप्लिकेट करता है खुद को, डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक है, फोटो कॉपी करवाते हो ना आप, तो उसी तरह से डीएनए भी अपनी रेप्लिकेशन करता रहता है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तो पहले सेल ऐसे जैसे दिखता है आपको, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करता है सबसे पहले, फिर बीच में गैप बनता जाता है, बनता जाता है, और ये फाइनली दो सेल की फॉर्म ले लेते हैं। तो डीएनए जो होता है इसकी रेप्लिकेशन एक ही बार होती है। ठीक है, जबकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो कॉन्टिन्यूअस है, वो तो चलती रहेगी चलती रहेगी, पर डीएनए क्या करेगा, खुद को एक बार डिवाइड कर लेगा, हो गया वो डिवाइड, उसके बाद वो बैठ जाएगा चुपचाप, देखेगा कि साइटोप्लाज्म यानी कि द्रव्य, साइटोप्लाज्म को ही बोला था ना हमने द्रव्य, तो ये देखेगा कि द्रव्य तो अभी भी डिवाइड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, इसको होने देते हैं, पर मेरा काम हो चुका है तो आई एम डन। ठीक है, तो वो एक ही बार करेगा, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा। नाउ आपकी जो कोशिका चक्कर होती है ना, ये 3 पार्ट्स में कन्वर्टेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले बोलते हैं सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल यानी कि क्रमबद्ध, क्रम, कोई चीज़ बिल्कुल बैलेंस में चली है। ठीक है, क्रम में चल रखी है। तो क्रम क्या बनता है कि सेल पहले तो ग्रो करेगा, यानी कि उसका साइज पहले मान लो इतना था, ये बड़ा हो जाएगा, फिर उसके अंदर ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, ये होता है इस तरह से, ये दो में खुल जाता है ऐसे ऐसे, और एक और कॉपी बना लेगा। ये देखो 2 डीएनए बन गए एक ही डीएनए से। ठीक है, 2 कॉपीज इसने बना ली। एंड जब सेल रेप्लिकेट हो जाते हैं उसके बाद फाइनली आपके सेल जो हैं वो डिवाइड कर जाते हैं। तो पहले क्या हुई, सेल की ग्रोथ हुई, यानी कि सेल का साइज बड़ा हुआ, फिर डीएनए ने खुद को रेप्लिकेट किया, अपनी कॉपी बना ली ताकि न्यूक्लियस 2 बन सकें, और दोनों सेल, जब सेल को 2 हिस्सों में बनना है तो 2 न्यूक्लियस आ जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है, आपकी जो कोशिका है वो विभाजित हो जाती है। ये तो था सिक्वेंशियल, मतलब ये जो आपने क्रम पढ़ा कि कोशिका की पहले ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए का मतलब है कि न्यूक्लियस रेप्लिकेट करेगा। पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पक्का से देखना, वहाँ से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। डीएनए के बाद हमने देखा सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है इट विल हैपन दिस वे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि बैलेंस बना के चलना है। समव्य जिसको बोलते हैं, समव्य, समवय, समवय। सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है वो फिक्स रहता है। इनको पता है कि किस टाइम हमें ग्रो करनी है। अपनी ग्रोथ का मतलब है अपनी ऑर्गेनेल वगैरह डिवाइड करेगा, बाकी भी काम कर रहा है ज़िंदगी के। बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इंक्रीज़ करो, क्योंकि अपने को डिवाइड होना है, उसमें बड़ी ज़्यादा ताकत लगने वाली है, ज़्यादा एटीपी लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनेल वगैरह जो होते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा होता है, साथ में साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है सेल साइकिल का, कोशिका चक्कर का, वो फिक्स रहता है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड है प्रॉपर। किस टाइम पे सेल ग्रो करेगा, किस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये सब कुछ बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि कोशिका चक्कर का क्रम निश्चित होता है। फिर आता है जेनेटिक कंट्रोल, यानी कि आनुवंशिक नियंत्रण, जिसके ऊपर दुनिया चल रही है। अब ये कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन कर रहा है, जेनेटिक्स मेंटेन कर रही है, यानी कि आपका डीएनए मेंटेन कर रहा है। आप बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको एक बार, आपकी आंखें आंखों की जगह पे क्यों है, नाक की जगह पे क्यों नहीं आती, और अगर गलती से एक आंख नाक की जगह पे आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एबनॉर्मेलिटी।
उस इंसान को तो नॉर्मली कंसीडर नहीं किया जाता। तो जेनेटिक्स, बिकॉज हम बने ही कहाँ से हैं, स्पर्म और ओवम से बन रखे हैं हम। हमारा जो सेल है वो आया ही कहाँ से, स्पर्म एंड ओवम से आ रखा है। एंड जब स्पर्म एंड ओवम से हमारा सेल आ रखा है तो हमें पहले से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रखी है, हेरिडिटरी वे में, वंशज अनुसार मिल रखी है। ठीक है, एक वंश से दूसरे वंश में ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। एंड हम देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये जेनेटिकली बैलेंस में ही रहता है। इसी वजह से जहाँ पे आंखें आनी चाहिए वहीं पे आंखें आती हैं, जहाँ पे नाक आना चाहिए वहाँ पे नाक आता है, जहाँ पे होंठ आने चाहिए वहाँ होंठ आते हैं, जहाँ पे कान आने चाहिए वहाँ पे कान आते हैं, और वैसे ही बाकी पार्ट्स आते हैं। तो एवरीथिंग इज़ जेनेटिकली कंट्रोल। ये सीक्वेंस भी ठीक है, बैलेंस भी ठीक है, पर ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, तो जेनेटिक्स कर रही है, आपकी आनुवंशिक नियंत्रण है। ठीक है, नाउ जो आपकी कोशिका चक्र है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब देखो, अगर ये स्पर्म और ओवम मिले ही ना आपस में तो क्या अगली जनरेशन आएगी? नो, ऑब्वियसली कोई बच्चा ही नहीं होगा। बोलते हैं ना कि शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अगला बच्चा नहीं आएगा। अगले बच्चे का ही तो खेल है, नहीं तो शादियाँ क्यों ही करते लोग। प्यार नाम की चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, यहाँ पे अगली जनरेशन का खेल है सारा, मतलब हमारा वंश कोई आगे चलाएगा। ठीक है, तो जनरेशन जो है उसको आगे से आगे लेके जाना है, फिर ये जनरेशन बड़ी होगी, फिर ये आगे लेके जाएगी, और जो नहीं आगे लेके जाएगी वहाँ पे उनकी फैमिली का जो था कि एक टाइम पे ये परिवार एग्जिस्ट किया करता था लग जाएगा, वहाँ पे ख़त्म ही हो गया ना, आगे कोई है ही नहीं बचा हुआ। तो सर्वाइवल अगर ऑर्गेनिजम्स को करना है, जीवित रहना है, जो एक ह्यूमन बीइंग नाम की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, मानव नाम की जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको अगर रहना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। एंड रिप्रोडक्शन के बाद सेल का डिवाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन कर ली पर सेल ही डिवाइड नहीं हो रहा, उतना सही रह रहा है, तो वो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुई। तो सेल साइकिल जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी लाइफ के अंदर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर ग्रोथ। ग्रोथ जो कि हमने देखी सेल से चलती है, और जब बड़े होने लगते हैं तो हमारी हाइट पे क्वेश्चन उठते रहते हैं, हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, इसकी तो बड़ी ज़्यादा है, इसकी मीडियम है, तो वो क्या है, आपकी सारी ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ चाहिए, यहाँ पे बॉडी की बात करी गई है, अगर ग्रोथ चाहिए तो क्या है, आपकी कोशिका का चक्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कभी कभी आपको चोट भी लगेगी, इंजरी भी होगी, वहाँ पे फटाफट से रिपेयर कौन करने के लिए आते हैं, सेल्स आते हैं। जैसे आप प्लेटलेट्स वगैरह पढ़ोगे वो भी आएंगे, बाकी सेल्स भी आएंगे, नॉर्मल जो सेल्स होती हैं वो भी आएंगी। ब्लड वाली तो आएगी, वो तो तब आएगी जब कट लग गया तो वहाँ पे ऑलरेडी थी, तो वो चोट को भर देती हैं, फिर वो ब्लैक कलर से बन जाता है आपका, तो वो तो चलो होता ही है। पर यहाँ पे क्या है, सेल्स की रिपेयरिंग भी तो ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था लाइसोसोम के कंसीडर किया था कि कई बार सेल बुढ़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म भी करना पड़ता है, तो लाइसोसोम वो कर देता था। तो ये सेल जब ख़त्म होगा तो इसकी जगह नया भी तो आएगा, और वो कहाँ से आएगा, जब कोई और सेल डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस है। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, मैंने आपको कंडीशन बताई है, XXX बन जाती है, कई बार XXY बन जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीम फेमिनिन जो ट्रेट्स होते हैं, आप पढ़ते हो ना ट्रांसजेंडर वगैरह, LGBTQI, तो वो सारे जो होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। उनको 46 की जगह या तो 47 मिले होते हैं, 48 मिल गए होते हैं, 49 मिल गए होते हैं, यानी कि ज़्यादा मिला होता है। तो ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, और अगर कम मिले तो आपने डाउन सिंड्रोम वगैरह सुने होंगे, तो अगर कम मिले तो वो भी अच्छा नहीं है, अगर ज़्यादा मिले वो भी अच्छा नहीं है। तो हेंस कितना रहना चाहिए, 46 ही रहना चाहिए। तभी तो हमने देखा जर्म सेल जो थे, ओवम थे, वो डिवाइड ही हो गए पहले ही, 46 से कितने बन गए थे, दैट इज़ 23, ताकि जब स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले कितने बच जाएं दोबारा से, 46। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद 2 फेजेस आते हैं सेल साइकिल के, कोशिका चक्र के। सबसे पहला तो आता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, या फिर विश्राम चक्र भी बोलते हैं, विश्राम चरण भी बोलते हैं। अब देखो, सेल एक सीक्वेंस हमने पढ़ लिया कि सेल की ग्रोथ होगी, देन DNA रेप्लिकेट करेगा, देन सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा। फिर हमने ये भी बोल दिया कि सब में कोऑर्डिनेशन बन रखा है, कोऑर्डिनेशन बन रखा है, पर कब ये DNA रेप्लिकेट करेगा, कब ये सेल ग्रो करेगा, उनका भी टाइम फिक्स है। तो 2 फेज याद रखने हैं आपको। सबसे पहले तो विश्राम चरण यानी कि इंटरफेज, एंड दूसरा जो याद रखना है दैट इज M फेज। ठीक है, इंटरफेज को बोलते हैं विश्राम चरण, M फेज को कहते हैं M फेज ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो M फेज को M फेज ही बोलते हैं। अब बोला, जब सेल डिवाइड करना शुरू करेगा और जब
ख़त्म कर जाएगा, और जब नई सेल डिवीज़न शुरू हो जाएगी उसको क्या बोल देते हो आप? इंटरफेज। मतलब जो टाइम आया ना स्टार्ट एंडिंग ऑफ सेल डिवीजन से लेके, एक बार सेल डिवाइड कर गया, उससे दोबारा से जब नई साइकिल शुरू होगी उसको क्या बोल दोगे आप? इंटरफेस। दोबारा से समझो, कोशिका ने खुद को डिवाइड कर लिया तो सेल डिवीजन एंड होगी ना एक बार, एंड ऑफ सेल डिवीजन। अब दोबारा से न्यू भी तो होगी, न्यू सेल डिवीजन, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा सेल को, दोबारा से डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तब जाके डिवाइड होगा। तो वो जो एंडिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इंटरफेस। और जो 95% हमारी सेल चक्र है, कोशिका चक्र है, वो 95% में कहाँ रहती है? इंटरफेस में ही रहती है। यानी कि एक सेल डिवीजन एंड होती है और नई वाली शुरू होती है। एक बार क्या हुआ, ये सेल था, ये डिवाइड कर गया, सब कुछ हो गया, ग्रोथ भी हुई, ग्रोथ के बाद डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, एंड उसके बाद सेल क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। तो ये हो गया एक सेल डिवीजन का एंड। अब ये वाले सेल नई जर्नी भी तो शुरू करेंगे, न्यू सेल डिवीजन भी तो यहाँ से शुरू होगी, तो उस टाइम लैप को क्या बोल देते हैं? इंटरफेस। और 95% जो टाइम पीरियड रहता है वो इसी फेज में रहता है, इंटरफेज, यानी कि रेस्टिंग फेज। नाउ सेकंड है आपका एम फेज, यानी कि सेल डिवीजन वाला फेज, जब सेल एक्चुअल में डिवाइड हो रहा होता है, जब आपका डीएनए एक्चुअल में डिवाइड हो रहा होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एम फेज। इंटरफेज में बस इतना था कि बन गए सेल, ठीक है, और इनकी नई जर्नी शुरू होगी। एक तो एंड देखोगे और एक देखोगे न्यू वाला फेज, ये वाला फेज बोल दिया इंटरफेज। अब जो सेल है आपका, जो एक्चुअल डिवीजन चल रही है, आप देखोगे कैसे डीएनए सेपरेट होने की ट्राई कर रहा है, वो सारी चीज़ें कहाँ देखोगे? एम फेज के अंदर। वन बाय वन समझते हैं। ये देखो, एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये देखो, इस फेज को देखो, ये वाला फेज और ये वाला फेज, ये सारा क्या कहलाता है यहाँ पे? इंटरफेस। यहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवाइड कर रहा था इस वाले फेज में, पर जो प्रेपरेशन हुई है वो सारा क्या है? इंटरफेस। ये बाहर का सारा क्या है? दैट इज योर इंटरफेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरफेस। वन बाय वन देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो इंटरफेस देखते हैं, जिसको रेस्टिंग फेज भी बोला या फिर विश्राम चरण भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे बोला जैसे ही एक सेल डिवीजन एंड होगी और नए की बिगिनिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेस। वो सारा टाइम पीरियड क्या है? वो गैप क्या है सारा का सारा? दैट इज इंटरफेस। ये देखो, इस डायग्राम को दोबारा से देखो, ये देखिए, अब यहाँ पे एक सेल डिवीजन एंड हुई, ठीक है, यहाँ पे एंड होगी ना, ये चला 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 ग्रो कर रहा है सेल एंड ऑल, और यहाँ पे एक नई डिवीजन शुरू हुई, और जो एक्चुअल में डिवीजन शुरू हुई वो आपके एम फेज में होगी। एंड जब होगी तो वहाँ से इंटरफेस शुरू हो जाएगा, दोबारा से सेल नया 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 बनता चलेगा, और एक नई सेल डिवीजन जब यहाँ से दोबारा से शुरू होगी तो उसको बोलेंगे एम फेज। ठीक है, तो इतने से याद रख लेना इसके बारे में। आगे देखते हैं। अब इंटरफेस के अंदर ना आपको 3 फेजेस मिलेंगे। एक कहलाता है आपका G1, एक होता है S एंड एक होता है G2। ये यही नाम रहेंगे हिंदी के केस में भी। तो G1 फेज क्या होता है? जो G1 फेज आता है, एक गैप होता है बिटवीन माइटोसिस यानी कि समसूत्री एंड स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, और अराउंड 8 से 12 घंटे इसको लगते हैं। कितने? 8 से 12 घंटे इसको लगते हैं। बिगेस्ट फेज अगर देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो G1 फेज ही है। कहाँ पे दिखाइए आपको? इस साइकिल को देखो दोबारा से, ये है आपका G1 फेज। ये हुई ना आपकी एक्चुअल माइटोसिस, दिस वॉज योर एक्चुअल माइटोसिस। और यहाँ पे आपको S फेज दिख रहा है, सिंथेटिक फेज इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, मतलब 1 से 2 कॉपीज बन रही थी। तो वो जो बीच का गैप बन रहा है ना, गैप, G का मतलब है गैप, तो माइटोसिस से लेके ये जो S फेज तक गैप बन रहा था उसको हमने क्या बोल दिया? वी कॉल इट G1 फेज। यानी कि माइटोसिस से लेके, ये है आपकी माइटोसिस, माइटोसिस से लेके S फेज तक का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? आपका G1 फेज, यानी कि गैप 1 फेज। टाइम पीरियड कितना रहता है इसका? तो 8 से 12 घंटे रहता है। फिर आप बोलोगे तो मैम इसमें करता क्या है ये, मतलब ये गैप पड़ा ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनेल वगैरह डिवाइड कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं एक्सेस में, तो वो सारी चीज़ें। देन आता है आपका S फेज, 6 से 8 घंटे के लिए रहता है ये। यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है,
सिंथेसिस बोल लो या फिर रेप्लिकेशन। मतलब ये आपके न्यूक्लियस के अंदर था ना डीएनए, ये डिवाइड करता है। डीएनए भी नहीं बनाना तो क्रोमोसोम ही, हम तो क्रोमोसोम ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि डीएनए बनाना टफ जाएगा बार बार। तो ये बीच से टूट जाएगा ऐसे, और एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा एंड ऑल। ये सारी प्रोसेसेस चलेंगी आपकी एस फेज के अंदर। देन आता है आपका G2। तो साइकिल अज्यूम करो ये वाली, यहाँ पे था G1, यहाँ पे था S, यहाँ था G2 और यहाँ पे हो रही थी माइटोसिस। तो लगा लो हिसाब G2 क्या है। तो जब डीएनए आपका रेप्लिकेट कर रहा है और जब एक्चुअल माइटोसिस होगी तो वो सारे गैप को क्या बोल देंगे, G2 बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोटीन की, और जो डीएनए की सिंथेसिस है वो पूरी तरह से रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हेंस सेल जो थे वो अब रेडी हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी तरह से ग्रोथ हो चुकी है। ये देख लो जी, G1 फेज क्या था, यहाँ पे जब सेल डिवीजन एंड हुई यानी कि माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ से लेके जब डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज करना शुरू करेगा, उस गैप को क्या बोल दिया, G1। एंड G2 क्या था, जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर बैठा यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो चुकी है, वहाँ से लेके जब एक्चुअल माइटोसिस होगी उस गैप को बोल देंगे गैप 2। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड रहता है आपकी सेल साइकिल का। नाउ एम फेज क्या होता है ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज इसके ऊपर एक फुल फ्लेज लेक्चर आएगा एंड काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे, और उसके बाद आपका कल सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अबाउट टिश्यूज यानी कि ऊतक। ठीक है जी, सो thank you everyone. If you like the video, do like and share as well as subscribe the channel. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.